इसलिए हम पूछते हैं, कभी कभी ना टेक्निकल इश्यूज हो जाता है। एक बार मुझे कंफर्म कर दो, जस्ट इतना ही तो पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। তুমি টেস্ট দিচ্ছ না শুভঙ্কর? দিচ্ছি। তো ক্লাস করবে, টেস্টও দেবে? আচ্ছা করো, এমনি অন থাক ম্যাম ব্যাকগ্রাউন্ডে। ठीक है चलो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर बोला है इफ 4 नंबर्स हाफ, 1/3, 1/5, 1/x आर प्रोपोर्शनल देन x इज। अगर ये चारों डेटा प्रोपोर्शन में है तो x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6। गुड मॉर्निंग अर्षद। गुड मॉर्निंग मैम। 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में, और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि रेशियोज, अगर दो रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल है तो उसे प्रोपोर्शन में बोलेंगे। अब कौन कौन सा रेशियो लेना है? लाइन बाय लाइन। मैंने कल भी बोला था जो भी डेटा गिवन होगा हमें लाइन बाय लाइन लेना है। तो 1/2 इज टू 1/3 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब दो रेशियो इक्वल होगा। अब इक्वल साइन यूज कर सकते हैं या फिर दो ऐसे ऐसा साइन यूज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब 1/5 और इज टू 1/x, और हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, इसका मतलब तो डिवाइड होता है, ये तो हम लोग रेशियो में पढ़ चुके हैं। और ये 1/x। अब इसका सोल्यूशन करेंगे 1/2 इंटू 3/1 इक्वल टू 1/5 इंटू x/1, जैसे नॉर्मल मैथ्स का रूल्स होता है उसी तरीके से। तो यहाँ पर हो गया 3/2 इक्वल टू यहाँ पर x/5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2x इक्वल टू 15, देयरफॉर x इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन था कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन था, हमें 4 डेटा दे दिया था, बोला कि x का वैल्यू बताओ। इसमें एक x था, वो x हमें फाइंड आउट करके देना था। और ये डेटा एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है, यानी जैसे सीक्वेंस में हमें दिया हुआ है वैसे सीक्वेंस में हमें इसका रेशियो बना लेना है। ठीक है, ये मत सोचो कि किसके साथ किसका रेशियो बनाना है। जैसा क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका रेशियो बना के प्रोपोर्शन बनाएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो 7th नंबर बोल रहा है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। अच्छा, अब मीन प्रोपोर्शनल क्या था? कल ही हम लोगों ने सीखा बी होता है मीन प्रोपोर्शनल जब हमारे पास 3 ऐसा डेटा रहता है तो इसे मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं बी को। तो बी का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ ए सी। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो मीन प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं? अगर तीन टर्म अगर खुद में कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो a इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी होता है। फिर इसको जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट रूल या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो नॉर्मली हम लोग करते हैं वो करने पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आता है, तो बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी। बी को मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसका रीजन ये था कि मिडिल का जो डेटा रहता है उसे प्रोपोर्शन में मीन या मीडियन या मिडिल वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मिडिल वाला प्रोपोर्शन, बी हो गया मिडिल वाला प्रोपोर्शन। और बी का वैल्यू क्या होता है? बी का वैल्यू हम लोग का b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी। अब ए और सी क्या होता है? ए और सी होता है हम लोग का बाकी बचा हुआ डेटा। ठीक है, ए और सी होता है बाकी बचा हुआ डेटा। गुड मॉर्निंग नैन्सी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, 12x स्क्वायर, ये देखिए 12x स्क्वायर और दूसरा वाला क्या है 27y स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों जो है ए और सी दिया हुआ है, क्योंकि हमें क्या ढूंढना होता है? ए बी सी अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन हमें बोल रहा है ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब रेशियो के साथ। तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी। अब ये बी को मिडिल वैल्यू है तो मीन प्रोपोर्शन बोला जाता है, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू ए इंटू सी। अब ए सी मतलब यही दो डेटा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शन इन दोनों के बीच का। तो बेसिकली ए और सी के बीच में तो यही है ना, बी है मीन प्रोपोर्शन, इसलिए बिटवीन बिटवीन ए एंड सी बोला है, तो बिटवीन ए एंड सी का आंसर हमें मिल जाएगा। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आ रहा है। 12 इंटू 27, ये आ रहा है हम लोग का 324। इसका कर लेते हैं रूट, 18 आ जाएगा। अच्छा, तो ये रूट के बाहर 18 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। 2x है 2y है, तो बाहर एक एक एक्स एक वाई आ जाएगा। ठीक है, तो 7th का आंसर हम लोग का हो गया 18xy, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इक्वल टू b बाई 2 इक्वल टू c बाई 5, तो abc कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक रिलेशन बताया है कि a इक्वल b बाई 2 इक्वल टू c बाई 5, और हम लोग को पूछ रहा है a इज टू b इज टू c कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू होगा, ये और ये तीनों वैल्यू जो है इक्वल है, तो हम लोग तीनों वैल्यू को जो है एक कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं कि a का वैल्यू और b बाई 2 का वैल्यू और c बाई 5 सभी का वैल्यू k है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, फिर भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। तो a b बाई 2 c बाई 5, अगर ये सब में एक वैल्यू असाइन करते हैं तो वो सभी के लिए एक ही जैसा होगा, क्योंकि सब इक्वल है। तो अगर बाई चांस a का वैल्यू k है, b बाई 2 का वैल्यू भी k है, c बाई 5 का वैल्यू भी k है, तो इंडिविजुअली बोल सकते हैं a इक्वल टू k, b बाई 2 इक्वल टू k, तो b इक्वल टू 2k, c बाई 5 इक्वल टू k, तो c इक्वल टू 5k। क्या k की जगह कुछ और मान सकते हैं? हाँ मान सकते हो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, p q r कुछ भी मान लो, या फिर डिजिट्स मान लो, एक ही बात है। अब a इसका रेशियो निकालने बोला है, तो a का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, k। अच्छा, फिर b का वैल्यू क्या आ गया 2k, c का वैल्यू क्या आ गया 5k। अब रेशियो बना लो, k हटा दो, एक जैसा है ना, तो एक ही जैसा डेटा तो हम लोग हटा सकते हैं, 1:2:5। तो 8th का आंसर हो जाएगा 1:2:5, यानी कि ऑप्शन सी। ये एक तरीका है करने का। दूसरा भी एक तरीका है, हम लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर a में क्या है, क्या मल्टीप्लाइड है 1, ये देखो a में क्या मल्टीप्लाइड है 1, मतलब a ऐसे है ना 1 इंटू a। अच्छा, b का अगर देखें तो हाफ इंटू b, ठीक है, c का 1/5 इंटू c, इस तरीके से है। अब हमें बोला है ए बी और सी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ए बी और सी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम लोग इसको और एक तरीके से, मतलब देखो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, फिर भी हम बताते हैं। देखो, जब स्टार्ट कर ही दिया है तो हम बता देते हैं। ये देखो, अब ये a और b बाई 2 ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं 2a इक्वल टू b। इसमें से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2a इक्वल टू b, बेसिकली b का वैल्यू हो गया 2a। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि a इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, फिर a इक्वल टू c बाई 5, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू c, यानी c इक्वल टू 5a। तो हम लोगों ने क्या किया, b और c दोनों वैल्यू को a से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब a का वैल्यू a लिखेंगे, अगर इसके साथ हम लोग रेशियो निकालना चाहते हैं। ये देखो, अगर इस प्रोसेस में करेंगे तो a इज टू b इज टू c को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a को a लिखेंगे, b का मतलब 2a, C का मतलब 5a। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही 1:2:5, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना ज्यादा पड़ता है, जबकि ये अगर हम लोग कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते, जैसे अगर तुम लोग 2 भी ले लोगे तो भी होगा। कैसे होगा, ये देखो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, b बाई 2 इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू 4 हो गया, c बाई 5 इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू 10 हो गया। तो 2:4:10, क्योंकि रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, तो 1:2:5। ये मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है। बाकी अलग अलग प्रोसेस से किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे कम टाइम लेगा वैसे ही हमें करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या किया, ये वाला प्रोसेस भी समझा देते। मैंने
ए में सारे वैल्यू को ए के टर्म में रिप्रेजेंट किया। अब क्या ए में ही रिप्रेजेंट करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। तुम लोग बी में भी ए को और बी से सी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सी से सबको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो तुम लोग को कोशिश करना पड़ेगा ऐसे डेटा को हम लोग अरेंज करें ताकि वो एक ही पैटर्न में जाए, तभी ना वो कैंसिल आउट होगा। देखो यहाँ ए था तभी तो कैंसिल आउट हुआ। तो हमें कोशिश करना पड़ेगा या तो सभी को ए में रिप्रेजेंट कर ले, या तो सभी को बी में रिप्रेजेंट कर ले, या फिर सभी को सी में रिप्रेजेंट कर ले, जो कि काफी टाइम टेकिंग होगा। उससे तो अच्छा है कि हम लोग के मान के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो मैंने बता दिया तुम लोग कैसे ए में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तुम लोग इस तरीके से सारे डेटा को बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसमें कैसे कंपैरिजन होगा? b/2 से a का और b/2 से ही c/5 का। तो हम लोग को मिल जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, जैसे b इक्वल टू समथिंग a और c इक्वल टू समथिंग a, वैसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा a इक्वल टू समथिंग b और c इक्वल टू समथिंग b। तो हम लोग का क्या होगा, जब हम लोग इसे पुट करेंगे ना तो यहाँ पर सारी चीज b से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, तो आंसर वही सेम ही आएगा। तो मुझे नहीं लगता इतना करने का जरूरत है हमें। ठीक है, ये आसान तरीका है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर बोला है a/3 b/4 c/7 दे दिया है, a + b + c/c पूछ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 ये दे दिया। पूछ रहा है a + b + c डिवाइडेड बाई c, a + b + c डिवाइडेड बाई c। तो सेम तरीके से करो, यहाँ पर k मान लो। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। तो a/3 इक्वल टू अगर k है तो उससे हम लोग ये बोल सकते हैं a इक्वल टू 3k। a/3 इक्वल टू अगर k है तो हम लोग बोल सकते हैं a इक्वल टू 3k। सेम तरीके से b/4 इक्वल टू अगर k है तो b इक्वल टू 4k। ठीक है, सेम तरीके से c/7 इक्वल टू k है तो c इक्वल टू 7k। अब वैल्यू पुट कर दो, a का मतलब 3k, b का मतलब 4k, c का मतलब 7k डिवाइडेड बाई 7k। अब ऐड कर लो, 7 + 3 10, 10 + 4 14k डिवाइडेड बाई 7k। के कैंसिल आउट, 7 और 14 डिवाइड होके 2 आ जाएगा। देखते हैं आंसर 2 है कि नहीं। हाँ है, सी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखो 8 और 9 एक ही जैसा है। जब हमें सारे वैल्यूज एक जैसे बोलेंगे ना तो हम लोग किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हम लोग का जो भी फाइंड आउट करने बोले, जैसे यहाँ रेशियो फाइंड आउट करने बोला था, यहाँ एक वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, तो वो हम लोग पुट कर सकते हैं। तुम लोग को बस देखते जाना है कि कितने तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, p/q इक्वल टू r/s इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। अब ये वाला क्वेश्चन अगर देखोगे ना, कल हम लोग जो इलास्ट्रेशन कंप्लीट किए थे उसमें सेम ऐसा क्वेश्चन था। ये देखो, कल हम लोगों ने जो इलास्ट्रेशन कंप्लीट किया था ना, स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल 1, ये देखो। नहीं, एग्जाम्पल 1 तो नहीं, रुको हम दिखाते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन था। एक सेकंड, हाँ ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल ये वाला। हाँ ये देखो 2.5 1.5 AD is to BC क्या होगा। मैंने बोला था ना ये सेम क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेगा, और यहाँ पर सिर्फ AB के जगह RPQRS से डिनोट किया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, P/Q इक्वल टू R/S इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। The value of PS is to QR, PS is to QR, ये कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो PS और QR मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ही तो पता चलेगा। तो अगर P/Q इक्वल टू R/S है, अगर हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं जिसे क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोला जाता है, तो P इंटू S इक्वल टू Q इंटू R हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड फॉर्मेट में लिखते हैं, PS डिवाइडेड बाई QR इक्वल टू 1/1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, P के आगे भी 1, S के आगे भी 1, कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 0 थोड़ी ना है, 1 है। ठीक है, 1 तो लिखा जाता नहीं है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, ये और ये सब 1 है। 1 इंटू 1 तो 1 होता है, तो ये डिवाइड होके क्या हो गया, 1/1। तो हम लोग बोल सकते हैं PS is to QR इक्वल टू 1:1 होगा, जो हमें पूछा गया था यहाँ पर। तो PS is to QR सेम क्वेश्चन था, यहाँ पर ABCD ऐसा था, सेम इलास्ट्रेशन वाला क्वेश्चन था। तो ये देखो 1:1, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा।
इस वैल्यू का जरूरत ही नहीं हुआ यूज करने का, बिना वैल्यू को यूज किए ही हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद देखो 11th नंबर में सेम वही क्वेश्चन को दिया है, लेकिन पी क्यू के जगह एक्स वाई और आर एस के जगह जेड डब्ल्यू सेम वैल्यू दिया है। वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू पूछा है। ये क्वेश्चन भी कल वाले इलास्ट्रेशन में ये दोनों कंबाइनली दिया हुआ था, ए बी सी डी इस वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो ये वाला भी करके देखते हैं। देखो 11th नंबर में क्या बोला है, एक्स बाई वाई इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू। ठीक है, इस टू को मैंने डिवाइड करके ही लिख दिया, इक्वल है 2.5 1.5, ये वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, फिर पूछा है कि द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड डिवाइडेड बाय y प्लस डब्ल्यू, ये कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो हम लोग इसको दो तीन तरीके से कर सकते, कल भी मैंने बताया था। अब ऐसे हम लोग मान सकते कि x बाई वाई का वैल्यू फिर ये है 2.5 और 1.5। सिमिलर तरीके से z बाई डब्ल्यू का वैल्यू है 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। और जैसे मैंने तुम लोग को रेशियो में बोला था कि ऐसे, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, शॉर्टकट प्रोसेस से करना है, तो हम लोग x का वैल्यू 2.5 मान सकते, जो कि लॉजिकली तो करेक्ट नहीं है, लेकिन हमें आंसर करेक्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 2.5 मानेंगे और z का भी वैल्यू 2.5, क्योंकि ये देखो, और y का वैल्यू 1.5 और w का वैल्यू 1.5, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.5 का 2 टाइम्स, ये हो गया 5, और 1.5 का 2 टाइम्स, तो ये हो गया 3, तो 5:3। ऐसे सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा 5:3, यानी 5/3, ऑप्शन सी। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा जो हम लोगों ने एडेंडो मेथड कल सीखा था कि अगर सारे रेशियो इक्वल है, ये इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एडेंडो हमें क्या बोलता है, एडेंडो हमें ऐसे बोल रहा है फॉर ईच रेशियो, हर एक रेशियो के लिए, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, x प्लस जेड मतलब एडिशन ऑफ द फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ द सेकेंड टर्म होगा। ये देखो कल भी हम लोगों ने किया जब एडेंडो वाला, ये देखो यहाँ पर ईच रेशियो इक्वल टू एडिशन ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ऑल रेशियोज जितने भी है डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ द सेकेंड टर्म। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते, ये सब रेशियो का प्रॉपर्टी था, तो ये हो जाएगा। हमें पूछा भी है x प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू क्या होगा। अब हमें बोला है कि हर एक रेशियो इसके साथ इक्वल होगा, तो मतलब हम लोग इससे ये इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं कि x बाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि z बाई डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई y प्लस डब्ल्यू। इसका इंटरप्रिटेशन यही हुआ था कि हर एक रेशियो इसके साथ इक्वल होगा। अब x बाई वाई का वैल्यू कितना है, ये यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, और z बाई डब्ल्यू से भी देखो तो उसका वैल्यू क्या है, यही वाला है, तो मतलब इसके जगह लिख लो 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू y प्लस जेड, सॉरी x प्लस जेड डिवाइडेड बाय y प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा क्या हम लोग का सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। 2.5 और 1.5 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। ये देखो 2.5 मतलब कितना, 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये हो गया 25/10, 15/10, तो 25/10 इंटू 10/15, 5/3, देखो 5/3 हो गया। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट जो रेशियो में हम लोगों ने सीखा था वैसे भी कर सकते हो, वैल्यू पुट करके एडेंडो को याद रख के भी किया जा सकता है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 को सिंप्लीफाई करने से हमारा 5:3 ही आएगा। ठीक है, तो जैसे भी करो आंसर तो ऑप्शन सी होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई ये इक्वल टू 3/4 दे दिया है, x:y कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इक्वल है 3/4, और हम लोग को बोला है x:y फाइंड आउट करो। ठीक है, x:y हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 इंटू 5x माइनस 3y, 3 इंटू 5y माइनस 3x,
अब मल्टीप्लाई करते 4 इंटू 5 20x, 4 इंटू 3 12y, 5 इंटू 3 15y, 3 इंटू 3 9x। अब x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते, 20x पहले से था प्लस 9x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 15y प्लस 12y। अच्छा, ऐड करने से 29x और ये हो जाएगा 7 और 2 27y। अब x इज टू वाई का मतलब क्या होता है? x इज टू वाई का मतलब है x बाई वाई। तो अगर हम लोग इसका प्रेजेंटेशन x बाई वाई फॉर्म में करते हैं तो हमें कितना लिखना चाहिए? x बाई वाई का मतलब है, ऐसा मत कर दो कि यहाँ 29 लिख दोगे और यहाँ 27, ये गलत हो जाएगा। ऐसा मत सोचो कि x 29, x तो मल्टीप्लाइड बाई 29। तो इसका मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चेक करेंगे तो 27 इंटू एक्स हो जा रहा है। अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो ये गलत हुआ ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका प्रेजेंटेशन सही करना पड़ेगा। ऐसे लिख देते हैं बहुत से लोग, ये गलत होता है। ये कैसे सही हुआ कि नहीं कैसे चेक करोगे? अगर गलत लिख भी लेते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो कि 20 एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है 29, तो एक्स तो इधर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 29 लिखना चाहिए। ऊपर क्या लिखोगे? 27। तो x इज टू वाई हो जाएगा 27 इज टू 29। चेक करते हैं, 27 इज टू 29। अच्छा, या तो आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए इसका, फिर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं ऑप्शन डी है कि नहीं। ऑप्शन डी है मैम। ऑप्शन डी है, अच्छा तब तो ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नन ऑफ दिस। अच्छा, अब 13 नंबर वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखो इसमें क्या बोला है। इफ a इज टू बी 3 इज टू 2, b इज टू c 3 इज टू 5, a b c का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, a इज टू b 3 इज टू 2 बोला है, a इज टू b 3 इज टू 2। अच्छा, उसके बाद b इज टू c 3 इज टू 5। अब बोल रहा है a इज टू b इज टू c कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखो। इसका मतलब a बाई बी 3/2 हो गया और b बाई सी जो है ये 3/5 हो गया। हम लोग को क्या करना है? ए बी सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक काम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो और सारे वैल्यूज को या तो ए में रिप्रेजेंट करो या तो बी में या तो सी में, किसी भी एक तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या होता है, और एक तरीके से भी किया जा सकता है, वो भी बताएंगे। 2 इंटू ए 2a, b इंटू 3 3b। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं a इक्वल टू 3b/2। ठीक है, a का वैल्यू मैंने क्या बता दिया? a का वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिया b से, a इक्वल टू 3b/2। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 5b इक्वल टू 3c। ठीक है, अब एक काम करते हैं 3c इक्वल टू 5b लिखते हैं, तो ये सही रहेगा करने में। 3c इक्वल टू 5b। ठीक है, तो c इक्वल टू 5b/3। तो मैंने क्या किया? सारे वैल्यूज को b में रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब a को भी इन टर्म्स ऑफ b में रिप्रेजेंट किया कि a का मतलब हो जाएगा 3b/2, और c को भी मैंने b में रिप्रेजेंट कर दिया कि c का मतलब हो जाएगा 5b/3। तुम लोग चाहो तो कुछ और भी कर सकते हैं। एक्चुअली पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसे a में रिप्रेजेंट करके दिखाया था, तो इसमें b से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लो। a के जगह लिख सकते हैं 3b/2, b को b रखेंगे। ठीक है, और c के जगह लिखेंगे 5b/2, सॉरी 3, क्योंकि हम लोग सारे वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करें? सारे वैल्यूज को हम लोग b से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब हर जगह से b हट जाने पे ये बनना 3/2, ये 1 हो गया, ये 5/3 हो गया। अब ये रेशियो जो है ये परफेक्ट रेशियो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये 3/2 है, ये 1/1 है, ये 5/3 है। तो सभी का बेस हमें करना पड़ेगा इक्वल। उसके लिए क्या करना चाहिए? एलसीएम कर देना चाहिए, या फिर दूसरा एक मतलब रास्ता है, हम लोग अगर सारे वैल्यूज के नीचे सेम बेस लेके आ जाते हैं, तो सेम बेस पे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? देखो मुझे तो आसानी से समझ में आ जाता है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2, तो ये 6 हो गया, इसके नीचे भी 6 लगा दो। ठीक है, तो सेम बेस हो जाएगा। और अगर तुम लोग को इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो सिंपल, जैसे मैथ में बोला था कि हमेशा इक्वल में ट्रांसफर
करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम कर लेना चाहिए। तो 2 और 3 का एलसीएम वैसे ही देखो 6 ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई खुद से आइडेंटिफाई कर लो या एलसीएम बना लो, 6 ही आएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। अच्छा हाँ, जब एलसीएम करते हैं तो 6 को हम लोग हर एक रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम वैल्यू को हर एक रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9:6:10, ठीक है। 9:6:10 देखते हैं पहले ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, 9:6:10 ये ए ऐसे हो जाएगा। और हम जो तरीका बोल रहे थे कि अगर हम लोग इसी को ऐसे आइडेंटिफाई करें, एक मेरा 3/2 है, एक 1 दिया हुआ है और एक 5/3 है, सभी का बेस अगर इक्वल करेंगे तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, यहाँ 2 से, तो ये हो गया 3/6, ठीक है। और यहाँ पर फिर कितना लगाना पड़ेगा, 6, ठीक है। अब क्या होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तब प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा, यहाँ पर हम नीचे 6 कर, नीचे 3 मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, नीचे 6 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मुझे 6 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ओरिजिनल रेशियो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, और अगर एलसीएम करके करते हो तो पर रेशियो में 6 मल्टीप्लाई करें तब भी देखो एक ही चीज हो रहा है। हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि हमें अगर कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, पहला बात है वो नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है वो रेशियोज के हर एक टर्म के साथ इनटू होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए। तो देखो अगर हम लोग ऐसे करते हैं इंडिविजुअली, यहाँ पर हम लगा रहे कि यहाँ पर हम 2 इंटू 3 कर देंगे, यहाँ 3 इंटू 2, यहाँ 6 कर देंगे, सभी का बेस बराबर हो गया, तो इससे तो ओरिजिनलिटी पे इंपैक्ट आ गया ना, क्योंकि हम 3/2 को लिख रहे हैं यहाँ पर अचानक से 3/6, ये तो गलत हो जाएगा। तो मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी है। और जब हम लोग एलसीएम कर रहे हैं तब हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक रेशियो में 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हर एक रेशियो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भी देखो इक्वल इंपैक्ट आ रहा है। इक्वल इंपैक्ट रहना चाहिए, कभी इंपैक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे करने से बेस बराबर हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कर लो, ये एलसीएम वाला प्रोसेस कर लो या फिर ये वाला प्रोसेस कर लो, इसमें भी सेम आंसर आएगा। तो ये 9/6, फिर ये हो गया 6/6 और ये हो जाएगा 10/6। अब देखो 9:6:10, तो जैसे करोगे वैसे ही होगा। अगर एलसीएम करोगे तो एलसीएम के वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है, यहाँ तो एलसीएम हुआ नहीं, मल्टीप्लाई हो गया, कोई बात नहीं। अगर एलसीएम होता है, एलसीएम के वैल्यू को हमें इंडिविजुअली रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, कुछ ओरिजिनलिटी पे इंपैक्ट नहीं आया, सारी चीजों को हम लोगों ने 6 टाइम्स करके बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ 2 है या 5 है, अगर इसको भी हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 6 टाइम्स करते हैं, तो ये 12 और ये 30। ओवरऑल इसको अगर हम लोग फिर से जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 2:5 ही आएगा, 6 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो एलसीएम करने से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर एलसीएम करने का जो है झमेला नहीं लेना चाहते हो कि एलसीएम नहीं करना है, तब ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 5/3, तो बेस कैसे बराबर करें, ये 3 अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दोनों साइड 6, तो फिर यहाँ भी 6 देना पड़ेगा। अब अचानक से नीचे कुछ वैल्यूज अगर हम लोग लगा रहे हैं तो ऊपर भी उतने से ही हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्यों, ताकि ओरिजिनल इंपैक्ट कुछ भी चेंज ना हो। ये देखो ओरिजिनली कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, जो प्रेजेंटेशन है वो सेम पेज पे आ जाएगा तो हमें रेशियो निकालने में आसानी हो जाएगा। अब जैसा तुम लोग को ठीक लगे, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हो। दोनों में एक ही जैसा टाइम लग रहा है। 13 का ये इस तरीके से भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। अच्छा, फिर देखो 14th में क्या बोला है, if x/2 y/3 z/7 value of 2x minus 5y plus 4z divided by 2y, ठीक है। x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7। अच्छा, फिर बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ 2x minus 5y plus 4z, 2x minus 5y plus 4z डिवाइडेड बाई 2y, डिवाइडेड बाई 2y कितना होगा। अच्छा, तो इसमें भी देखो हम लोग इसको k मान के कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो x/2 इक्वल टू अगर k है, क्योंकि ये सारे वैल्यू इक्वल है तो सभी का वैल्यू अगर k है तो x इक्वल टू 2k, फिर y/3 इक्वल टू k, तो y इक्वल टू 3k,
Z/7 इक्वल टू K, तो Z इक्वल टू 7K। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2K माइनस 5 इंटू 3K प्लस 4 इंटू 7K, 2 इंटू 3K, 4K माइनस 15K प्लस 28K डिवाइडेड बाई 6K। अच्छा देखते हैं कितना होगा, 28 माइनस 15 प्लस 4, तो ये हो गया 17K बाई 6K, तो 17:6 होगा। देखते हैं क्या आंसर दिया है, 17/6 यानी 17:6, एक ही बात है, ऑप्शन डी। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें हम लोग अगर के का वैल्यू मतलब कांस्टेंट किसी भी एक वैल्यू को मान के करते हैं तो हम लोग का आसानी होगा। अच्छा अब देखो, जैसे यहाँ डिजिट लेना मतलब नंबर लेना जरूरी है, जैसे कि 2 3 4, क्या ऐसा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? देखो मैंने पहले ही बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब भी तुम लोग मान लो यहाँ पर 2 2 2 ऐसे लिखते हो तो वो मल्टीप्लाई करके वैल्यू बन जाएगा, लाइक 4, ठीक है, फिर y का हो जाएगा 6, फिर z का हो जाएगा 14, फिर इसको पुट करोगे, देखो कैलकुलेशन का वैल्यूज बढ़ जाएगा, लाइक यहाँ पर 2x में 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये मतलब मुझे लगता है कैलकुलेशन जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग इतना अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर गलत होने का चांसेस भी होगा। बेटर है कि k लो, क्योंकि k को जब मल्टीप्लाई करोगे वो हम लोग का k ही रहेगा, उसका वैल्यू तो कुछ ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो ये 2 इंटू 2k पे 4k ही आएगा, तो k मानने से ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर नंबर के रिगार्डिंग कोई वैल्यू नंबर वगैरह नहीं लेके k लोगे तो ये जल्दी होगा। तो कोशिश करो हमेशा इसका कांस्टेंट वैल्यू k मान के करने का, या फिर 1 ले सकते हो। 1 अगर नंबर लेना ही है तो 1 लोगे तो जल्दी हो। अच्छा 15 नंबर में देखो क्या बोल रहा है, x इज टू वाई इक्वल टू 2:3, x इज टू वाई इक्वल टू 2:3, ठीक है, x इज टू वाई 2:3, फिर नेक्स्ट बोल रहा है y इज टू z इक्वल टू 4:3, फिर बोला है कि एक्स वाई जेड, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया, ये देखो यहाँ पर इस तरीके का ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ एक्स वाई दे दिया। मुझे तो लगता है क्वेश्चन भी सेम है, हाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, 3/2 3/5, ये 4 3 और 2 3 है, तो x बाई वाई इक्वल टू 2/3, y बाई जेड इक्वल टू 4/3, ठीक है। अच्छा अब हम लोग अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3x इक्वल टू 2y, अच्छा x इक्वल टू 2y/3 ऐसा लिख दिया मैंने, मतलब x का वैल्यू को मैंने y से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब x के जगह हम लिखेंगे 2y/3, 2y/3 लिखेंगे, y को हम y ही रखेंगे, फिर ये जो है z को भी y में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो z को y में रिप्रेजेंट करेंगे तो z को इधर लिखेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगा, और यहाँ पर 3y, तो z को रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं y में, ऐसा। तो ये हो गया 3y/4, ठीक है। अब इसको y हटा दो, 2/3 1 और यहाँ पर 3/4, अब 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। देखो 3 और 4 इसका एलसीएम करने पे हम लोग का 12 हो जाएगा। अब ये 12 से सारे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है, 3/4 इंटू 12, तो 4 और ये 8 हो जाएगा, 3 4 12, यहाँ पर 12 और ये 9, 8:12:9, देखते हैं। अच्छा 8:12:9, यहाँ पर क्या ये किसी डेटा से डिवाइड होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है डेटा से, किसी डेटा से डिवाइड होने वाला है। 15 का आंसर फिर क्या है हम लोग का, 15 का आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए, 15 का नन ऑफ दिस ही है, ठीक है, 15 का आंसर नन ऑफ दिस है, तो 8:12:9, ठीक है। तो ये देखो डिवाइड तो किसी से हो नहीं रहा है, तो ठीक है, आंसर नन ऑफ दिस है तो नन ऑफ दिस ही होगा। ऐसे ये और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अब 16th नंबर, डिवीजन ऑफ 750 into 3 पार्ट्स इन रेशियो ऑफ 4:5:6, बोल रहा है कि अगर 750 को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3,
तो बोल रहे हैं उसका रेशियो बन रहा है 4:5:6। ठीक है, अब ये ऑप्शन से हम लोग देख के आंसर निकाल सकते हैं। कैसे देखो, एक तो नॉर्मल प्रोसेस हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 750 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम लोग इसका रेशियो बना लेंगे। 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने से कितना होगा, 750 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 + 5 + 6 यानी कि 15, और 750 इंटू 5/15 और 750 इंटू 6/15, 750 इंटू 6/15। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले 750 डिवाइडेड बाई 15 कर लेते, कितना आ गया 50, 50 इंटू 4 200, 50 इंटू 5 250, 50 इंटू 6 300। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब इससे भी जल्दी हो सकता है, उतना भी टाइम टेकिंग नहीं है लेकिन इससे भी जल्दी हो सकता है। अच्छा ये ऐड क्यों हुआ, कल ही मैंने बताया था रेशियो में हम लोग कैसे करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, लेकिन इसका लॉजिक क्या था, देखो टोटल पार्ट्स रेशियो में कितना बन रहा है, टोटल वैल्यू रेशियो का बन रहा है 15, मतलब जितने 3 पार्ट्स में टोटल है 15, किसी भी चीज का 3 पार्ट्स हुआ है तो उसका टोटल वैल्यू है 15, तो हम लोग बोल सकते हैं 15 इक्विवेलेंट टू 750, 1 इक्विवेलेंट टू 750/15, और अगर हमें 4 पार्ट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 4 इक्वल टू 750/15 इंटू 4। ठीक है, यही क्या हुआ है, देखो 750 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15, ऐसे समझ सकते हैं जिसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है टोटल वैल्यू 15, उसमें पहला पार्ट से 4, ठीक है, और दूसरा 5/15 हो गया। नेक्स्ट पार्ट कि आउट ऑफ 15 5 पार्ट्स, आउट ऑफ 15 6 पार्ट्स, तो 750 का कितना हो जाएगा, मतलब ये 7, अगर ये रेशियो है, ये प्रोपोर्शन है, तो 750 में इसका कितना पार्ट्स आ रहा है, तो इंटू 750, ऐसे भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल जैसे रेशियो के तरह भी हम लोग सोच के कर सकते हैं। तो ये हम लोग का वैल्यू आ रहा है 200, 250, 300। ये देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, 200, 250, 300, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। अब जैसे हम बोल रहे थे, इसको हम लोग और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जस्ट ऑप्शन को देख के, अगर 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये जितने भी ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन को ऐड करने से, पहला बात है डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि डी में रेशियो में आंसर दिया है, हमें बोल नहीं रहा है कि रेशियो बताओ, हमें बोल रहा है कि 750 को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते इस रेशियो में तो वैल्यूज कितने होंगे। तो पहले ऑप्शन देखो, 200 प्लस 250 प्लस 300, हाँ ये 750 तो आ रहा है। अब ये आंसर कंफर्म करने के लिए दूसरा क्या हमें चेक करना चाहिए कि ये जो वैल्यूज है इसका रेशियो 4:5:6 हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ से 1 1 1 0 हटा दो तो कितना हो गया 20:25:30, यानी 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 4:5:6, ये आंसर हो जाएगा। अगर 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका रेशियो ये आएगा। तो चेक करो किसमें रेशियो ये वाला आ रहा है। अब ये देखो इसमें रेशियो नहीं आएगा, ये 250 250 250, हाँ ये 250 को 3 टाइम्स ऐड करने से 750 जरूर आता है, लेकिन रेशियो तो बन गया 1:1:1, मतलब इक्वली डिवाइड, बट इक्वली तो नहीं बोला है, 4:5:6। ठीक है, और इसमें आंसर नहीं आएगा। देख लो इसमें क्यों नहीं आएगा, पहले ऐड करके देखो, क्या 750 नहीं आ रहा है, नहीं 750 मुझे लगता है आ जाएगा, लेकिन अगर इसका रेशियो बनाएंगे तो 4 5 6 होना चाहिए, तभी ना ये करेक्ट आंसर हो सकता है। अब 0 0 0 हटा दो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 से 35, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 753 आया, जबकि आना चाहिए 4 5 6, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, डी तो होगा ही नहीं। तो पहले में ही आंसर मैच हो जा रहा है, तो ये तुम लोग ऑप्शन देख के कर सकते हैं। इसके लिए पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है, वैसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करने से भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, हम लोग ऑप्शन देख के ही इसका आंसर कर सकते हैं। अच्छा फिर 70 नंबर देखो, बोल रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ 3 पर्सन इज 150 years, 10 years ago their ages were in the ratio of 7:8:9 their present age। ये भी तुम लोग ऑप्शन देख के बता सकते हो। बोल रहा है कि 3 पर्सन का एज का टोटल है 150, 10 साल पहले उनका एज का रेशियो था 7:8:9 देयर प्रेजेंट एज, यानी ये जितने भी ऑप्शन है ये सभी आज के एज का डेटा दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का डेटा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे ऑप्शन के थ्रू से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है, 10 years एगो उनके एज का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को ऑप्शन ए आंसर होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये देखो ऑप्शन ए पे हम लोग चेक करते हैं 45 50 और 55, ये सब क्या है, ये सब है प्रेजेंट एज। ठीक है, तो एज ऐसे लिखते हैं
हाँ यहाँ पर ही लिखते हैं एज बिफोर 10 ईयर्स, ठीक है, या फिर एगो 10 ईयर्स। तो बोलो 10 ईयर्स पहले इनका एज कितना रहा होगा, जिनका आज का एज 45 है, 10 ईयर्स पहले इनका एज कितना रहा होगा, बोलो 10 ईयर्स पहले कितना एज रहा होगा इनका, बोलो बोलो 10 ईयर्स पहले कितना एज रहा होगा। अरे तुम लोग का आजकल 35। हाँ माइनस करना है 10, 35 इसका 40 इसका 45, 10 ईयर्स एगो एज मिल गया। अब बोल रहे 10 ईयर्स एगो एज का रेशियो 789 था, 9 था, देखते 789 होता है कि नहीं, चेक करो यहाँ पर रेशियो हो रहा है 789, यहाँ पर हो गया किससे डिवाइड करें, 5 से, 7 8, हाँ हो तो रहा है, इसका मतलब ये आंसर हम लोग का सही है, ठीक है। प्रेजेंट एज कितना हो गया 45, 50, 55 ये सही है। बाकी में करने से नहीं आएगा, नहीं आएगा, चेक करके देख लो। इस पे अगर चेक करते ये यहीं पर दिखा देते, देखो 40 जिसका आज एज है 10 ईयर्स एगो उसका एज 30 रहा होगा, जिसका एज आज 60 ईयर्स है 10 ईयर्स एगो उसका 50 रहा होगा, जिसका एज आज 50 है 10 ईयर्स एगो उसका 40 रहा होगा, तो रेशियो 354 बनेगा। ऐसा तो नहीं बोला था, इसका मतलब बी नहीं होगा। सी का देखो 35 जिसका एज है 10 ईयर्स एगो 25 रहा होगा, जिसका 45 है उसका 10 ईयर्स एगो 35 रहा होगा, 70 जिसका है उसका 60 रहा होगा। तो 5 7 12, नहीं ये भी नहीं बोला था, तो ये नहीं होगा, ये तो नन ऑफ दिस है, तो ये कंफर्म हो गया, ये हम लोग का आंसर जो है ऑप्शन ए ही होगा। वैसे देखो एग्जाम में अगर एक ऑप्शन से आंसर आ गया है तो फिर तुम लोग को बाकी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ बस इतना देखो कि तुम लोग जो कर रहे हो उस पर तुम लोग का कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि गलत आंसर में टिक कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जो कैलकुलेशन कर रहे सही कर रहे, तो एक बार आंसर आ जाने के बाद बाकी कुछ देखने का जरूरत नहीं है। अच्छा और एक चीज भी कर सकते हैं इसको, एक्स मान के भी किया जा सकता है, वो हम यहाँ पर शॉर्टकट थोड़ा बता देते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर सबका आज का एज है 7 8 और x, तो मतलब 7x 8x और 9x, ये x क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये तो रेशियो है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, तो इसका वैल्यू जो बिगर वैल्यू था वो मान लेते हैं कि इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, सभी में एक ही जैसा, ठीक है। तो ये हो गया। अब 10 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा 7x माइनस 10, अच्छा 8x माइनस 10, लेकिन ये डिफिकल्ट है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत पड़ जाएगा, -10 विन करने, ये आसान है, फिर भी हम बता देते हैं। ये एज का टोटल यहाँ पर सम ऑफ द एज ऑफ 3 पर्सन इज 150, 10 ईयर्स एगो, अच्छा नहीं ये तो 10 ईयर्स एगो, और यहाँ पर बोल रहा है 10 ईयर्स एगो इनका एज 7 8 9 था, प्रेजेंट एज कितना होगा, तो एक्चुअली प्रेजेंट एज का टोटल ही 150 है, ये देखो 45 प्लस 50 प्लस 55, हाँ प्रेजेंट एज का टोटल 150 है, तो ये अगर 10 ईयर्स एगो का एज था तो प्रेजेंट एज हो जाएगा 7x प्लस 10, 8x प्लस 10, 9x प्लस 10। अब तुम लोग ये कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ प्लस कर रहे हैं वहां माइनस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये तो हम लोगों के पास है बिफोर 10 ईयर्स एगो एज को लेके हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर हम लोग x मान के करते हैं तो कैसे होगा। तो x मान के करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि 10 ईयर्स एगो एज था 7x 8x 9x, तो आज एज हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स प्लस प्लस प्लस, लेकिन जब ऑप्शन से कर रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंट एज से बिफोर 10 ईयर्स जा रहे हैं, तो फिर माइनस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग चीज हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल हो जाएगा हम लोग का 150, अब इसका फाइंड आउट करो कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 9 यानी 24x प्लस 30, ये हो गया 150। अब 150 माइनस 30 ये हो जाएगा 150 माइनस 30 ये हो गया 120, तो डिवाइडेड बाय 24, 5 हो जाएगा, x का वैल्यू 5, तो प्रेजेंट एज कितना होगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा ये 7x प्लस 10, मतलब 7 इंटू 5 प्लस 10, ये देखो 45, लेकिन ये काफी टाइम टेकिंग है तो जरूरत नहीं है, हम तो जस्ट ऐसे ही बता रहे थे, छोड़ो। तुम लोग क्या करोगे ऑप्शन से ही कर लेना, ये जो है ये टाइम टेकिंग है। और अगर कंफ्यूजन हो रहा है एक बार +10 -10 छोड़ो, कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है, जो अभी सिखाया ना कि ऑप्शन से कर सकते हो उसी पे ध्यान रखो, ठीक है, उससे जल्दी होगा तो वही हम लोग को सीखना है, तो एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। अच्छा फिर देखो 18 नंबर में क्या बोल रहा है, द नंबर्स 14 16 35 एंड 42 आर इन प्रोपोर्शन,
The fourth term for which they will be in proportion is are not in proportion. अच्छा मैंने proportion पढ़ लिया. अगर proportion में नहीं है, बोल रहा है कि 14, 16, 35 और 42 ये proportion में नहीं है. बोल रहा है fourth term for which they will be in proportion. मतलब ये fourth term जो है problem कर रहा है. बोल रहा है the fourth term for which they will be in proportion. मतलब अगर fourth term कुछ और हो जाता है instead of 42 तो ये proportion में हो जाएगा बोल रहा है. तो किसमें proportion में होगा ये भी देखो तुम लोग ऑप्शन से कर सकते हो और सॉल्व करके भी कर सकते हो. इसमें दोनों में ही लगभग सेम ही टाइम लगने वाला है. अगर हम लोग ऑप्शन से करेंगे तो नंबर्स है 14, 16. अब प्रोपोर्शन में है तो इक्वल हो जाएगा 35 और इसके जगह अगर हम लोग ऑप्शन ए का वैल्यू लेते हैं 42 के जगह अगर 45 लेते हैं और देखते हैं क्या प्रोपोर्शन में है. प्रोपोर्शन होने का मतलब दोनों साइड वैल्यू इक्वल होना चाहिए. नहीं होगा, देख के ही पता चल रहा है. ये 5 है तो ये 7:9 हो गया. 5 से डिवाइड करने से ये हो जाएगा 7:8. तो इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का नहीं होगा. ठीक है, चलो ऑप्शन बी से चेक करते हैं. 14, 16 तो एज इट इज रहेगा. 45 के जगह हम लोग ऑप्शन बी में ले लेंगे 40. अच्छा अब चेक करते हैं. ये तो हो गया 2 से डिवाइड करने से 7:8 और ये 5 से डिवाइड करने से 7 और 8. हाँ ये हो रहा है. देखो ऑप्शन बी से हम लोग का आंसर आ जा रहा है. मतलब अगर 42 के जगह 40 लिया जाए तो ये जो नंबर्स है ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा. तो ये ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होना चाहिए. 18 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी. अच्छा ये तो हो गया, हम लोग ऑप्शन से चेक कर रहे हैं. दूसरा कैसे चेक कर सकते थे? दूसरा वो भी सेम ही टाइम लगेगा. हम लोग मान लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन हमें एक्स लेना चाहिए. अब एक्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो एक्स का वैल्यू होगा वही हमारा प्रोपोर्शन करने के लिए यूज हो जाएगा. तो 14/16 इक्वल टू 35/x. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो. 16 into 35 तो x इक्वल टू 16 into 35 होल डिवाइडेड बाय 14. अब चेक करके देखो कितना आ रहा है. 40 आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा. ये भी जल्दी होगा, इससे भी जल्दी होगा. ऑप्शन से भी देख सकते हो या फिर इस तरीके से कैलकुलेशन करके भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा फिर देखो 19. इसमें बोला है, ये देखो मैंने बोला था ना कि प्रॉपर्टीज से कैसे इसमें क्वेश्चन आते वो ये देखने से पता चलेगा. इफ x बाई वाई z बाई डब्ल्यू इंप्लाइज y बाई एक्स इक्वल टू w बाई जेड देन द प्रोसेस इज कॉल्ड. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? देखो क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं. शायद वहां क्वेश्चन से नहीं दिख रहा हो, हम यहाँ पर लिख के दिखाते थे. अगर x बाई वाई इक्वल टू z बाई डब्ल्यू इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि y बाई एक्स इक्वल टू w बाई जेड, ये इंप्लाई कर रहा है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, ऑल्टरेंडो या नन ऑफ दिस. मतलब ऑप्शन ए, बी या सी. तुम लोग अपने कॉपी से देख के भी बोल सकते हो. बोलो मुझे क्या आंसर होगा, ए, बी या सी. ऑप्शन ये रहा, ये देखो. हाँ एक बार बोलो. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. डी. यस मैम. क्यों ये ऑल्टरेंडो नहीं होगा? डी होगा. अच्छा एक्स बाई वाई. इनवर्स टेंडो होगा ना. हाँ इनवर्स हो रहा है, सॉरी. हाँ सही बात है, इनवर्स हो रहा है. ये इनवर्स हो जा रहा है. हाँ एक्स बाई वाई का वाई बाई एक्स हो जा रहा है. इनवर्स होना चाहिए, इन्वर्टेंडो. बट ये इन्वर्टेंडो ऑप्शन में नहीं है ना. ओ अच्छा हाँ, इसीलिए नन ऑफ दिस होगा. ये देखो इन्वर्टेंडो हो रहा है कि ये इनवर्स हो जाएगा रेशियोज. तो एक्स बाई वाई, वाई बाई एक्स हो गया, जेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई जेड हो गया. ये बेसिकली हो रहा है इन्वर्टेंडो. अब क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं ऐसा ऑप्शन तो हम लोग ऑप्शन डी आंसर दे देंगे. ठीक हुआ है. अब 20 देखो, इसमें क्या बोला है? P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस इक्वल टू P माइनस आर क्यू माइनस एस. अच्छा P बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई एस इक्वल टू, ये इंप्लाई कर रहा है P माइनस आर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एस. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सबट्रेंडो, एडेंडो, इन्वर्टेंडो, नन ऑफ दिस. प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्स्ट 2 टर्म माइनस है और ने सेकंड मतलब कंसेक्यूटिव 2 टर्म माइनस है. माइनस हुआ है, बोलो ये क्या होगा? कॉपी में देख के बोलो, कल जो प्रॉपर्टी लिखवाया मैंने.
ऑप्शन ए। मतलब सबट्रेंडो होना चाहिए। सबट्रेंडो हो गया, क्योंकि सबट्रेंडो और एडेंडो में क्या फर्क था, एक ही था, बस एडेंडो में फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएगा और जो हम लोग का सबट्रेंडो है उसमें दोनों टर्म जो है लेस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है दोनों टर्म हम लोग का ऐड हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, और ये सभी रेशियोज के साथ इक्वल होगा। अच्छा, फिर 21, तो ये हम लोग का ऑप्शन ए हो गया। 21 में बोला है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी implies a plus b divided by a minus b equal to c plus d divided by c minus d। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्लस और माइनस है, पहला दो टर्म प्लस और माइनस, और ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ये देखो, कॉम्पोनेंटो में सिर्फ प्लस, डिविडेंडो में सिर्फ माइनस, और कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो होने से प्लस भी माइनस भी, तो ये क्या आंसर होना चाहिए बोलो, देख के बताओ। लिखा हुआ तो है, मैंने तो अलग से लिखवाया, मैंने बोला ना इम्पोर्टेंट है। बोलो, सी होगा, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, 21 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी, ये क्या लिखा मैंने, सी, सी है ना, ठीक लिखा मैंने, हाँ। अच्छा, फिर 22 का देखो, बोल रहा है इफ u बाई वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी, u बाई वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी। अच्छा, फिर u माइनस भी, u माइनस भी डिवाइडेड बाई u प्लस भी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू प्लस पी। अगर ऐसा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या ऐसा कोई प्रोसेस था भी हमारा? वो तो देखो कि ऊपर माइनस नीचे प्लस, देखो प्लस माइनस दोनों एक साथ होने से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, पहले कॉम्पोनेंट फिर डिविडेंड, मतलब फिर डिवाइड, तो प्लस और माइनस, ये माइनस प्लस दिया हुआ है, तो मुझे ये चीज बताओ कि ये हम लोग का सही है कि गलत है, मतलब क्या होगा आंसर, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेटो, एडेंडो, नन ऑफ दिस। इन्वर्टेंडो तो है नहीं, इन्वर्टेंडो में क्या होता है, इनवर्स होता है, अल्टरनेटो में क्या होता है, अल्टरनेटो में हम लोग का ऑल्टर हो जाएगा मिडिल का दो टर्म, और एडेंडो में ऐड होना चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी ऐड होना चाहिए, ये फिर क्या आंसर होगा बोलो 22 का? मैम ये डी होगा। डी होगा, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस। 23, 12, 16, फिर यहाँ पर एक स्टार दे दिया है, फिर 20, ये प्रोपोर्शन में है तो स्टार का वैल्यू क्या होगा बोलो, स्टार का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से देख के भी बोल सकते, कोई भी एक ऑप्शन से पुट करके देखो। 12, 16 और ये स्टार और ये 20 अगर प्रोपोर्शन में है तो स्टार का वैल्यू क्या होगा? तो 12 और 16 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर करके दिखाई देता है, 12 और 16 और यहाँ पर स्टार और 20, ये स्टार हमें फाइंड आउट करने बोला है। 12 और 16 का रेशियो करने से ये हो जाएगा हम लोग का 4 3 12, 4 4 16, सिंप्लीफाइड फॉर्म कर लिया। अच्छा, अब देखो, अगर मुझे यहाँ 4 और 3, देखो अगर मुझे यहाँ भी 3 और 4 मिल जाता है तो ही ना ये प्रोपोर्शन में होगा। अब अगर ये 4 होगा तो सोचो ये कितने से डिवाइड होना चाहिए, 5 से, ठीक है। हम लोग ऐसे भी नॉर्मल दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, अगर ये मेरा यहाँ पर 5 से डिवाइड होगा तो ये मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर ये 20 डिवाइडेड बाई 5 होगा तो ही मुझे 4 मिलेगा, और मुझे अगर यहाँ 3 चाहिए तो यहाँ कितना चाहिए बोल सकते हो, क्योंकि अगर ये डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है, हाँ बोलो 15, हाँ ये भी मेरा क्या होगा 15 होना चाहिए, तभी तो डिवाइडेड बाय 5 करने से 3 होगा, तो ये मेरा 15 होना चाहिए। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं और ऑप्शन से भी देख सकते हो, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन से कैसे देखोगे, ऑप्शन से देखने का तरीका है कि तुम लोग इस स्टार के जगह पहले 25 पुट करो, तो 25:20 कितना हो जाएगा, 5:4, लेकिन ये तो सॉल्व करने से 5:4 नहीं आ रहा है, ये 3:4 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, 14 पुट करो, 14 और 20 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
2 7 14 2 10 20 7 और 10, ये 7 10 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 15 जैसे ही पुट करोगे आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 5 4 20, तो 3:4 मैच हो गया। अब जस्ट ऑब्जर्व करके भी हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। कैसे? ऑप्शन से मैंने बताया, ये तो ऑब्जर्व करके बताया, कैलकुलेशन कैसे करोगे? 12/16 इक्वल टू स्टार डिवाइडेड बाई 20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, स्टार इंटू 16, मतलब स्टार को एक्स के तरह सोचो, 12 इंटू 20, तो ये स्टार का वैल्यू 12 20/16, तो ये कितना हो जाएगा? ये हम लोग का आ जाएगा 15। चेक करके देख लो, 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 16, 15 हो गया। ठीक है, अच्छा 23 के बाद 24, फिर से वैसा ही दिया है, 4 फिर स्टार फिर 9 फिर 13.5 आर इन प्रोपोर्शन, तो स्टार का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन के साथ देखें तो 4:2 स्टार हमें चाहिए, और ये है 9:13.5। ठीक है, 9:13.5 हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन से देख सकते हैं, देखो यहाँ अगर 6 लिखेंगे तो पहला बात है कि 13:5, ये तो किससे डिवाइड होगा? ये डिवाइड नहीं होने वाला। चलो ये 4 और 6 अगर कर लेते हैं 2:3 हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर 6 ले लेते हैं। अच्छा, ये 2:3 नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 जो है, क्या ये 2:3 होगा? देखते हैं, अगर हम लोग 9 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, मतलब 4.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं, ये पॉइंट लिखा है ना मैंने, इसका यूज कर सकते हैं। अगर तुम लोग पॉइंट में नहीं लिख के 13.5 लिखते हो, वैसे भी सोल्यूशन कर सकते हो, हम दोनों ही दिखा देते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 4.5 करने से हम लोग का कितना आ जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 आना तो चाहिए। 9 डिवाइडेड बाई 4.5, 2, हाँ ये देखो 2 आ गया। और ये 13.5 को भी अगर हम लोग 4.5 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का 3 आ जाएगा। आ तो रहा है, देखो ऐसे भी हो जाएगा अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो। 4 और यहाँ पर अगर 6 लेते हैं तो 2:3 हो गया। अच्छा, अब ये 2 3 कैसे आएगा? 9 को कितने से डिवाइड करने से 2 आएगा, वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? 9 डिवाइडेड बाई 2 करके देखो। अच्छा, 4.5 आ रहा है, मतलब रिवर्सली बोल सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 4.5 करने पे 2 आ जाएगा। तो ये भी अगर 4.5 से डिवाइड करें तो ये भी मुझे 4.5 से डिवाइड करना चाहिए, करने पे 3 आ गया, दोनों मैच हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का। ये देखो हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे थे, 4:2 ये स्टार, और यहाँ पर 9:13.5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग ऑप्शन ए यानी 6 ले लेते हैं यहाँ पर ये जगह पे, तो ये हम लोग का आ जाएगा 3, और इसे 2 लाने के लिए 4.5 से डिवाइड करते हैं, तो 9 डिवाइडेड बाई 4.5 और 13.5 डिवाइडेड बाई 4.5। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि 2 से डिवाइड करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 चाहते हैं, तो पहले 9 को 2 से डिवाइड करके देखो कितना आता है, 4.5। सिमिलरली 4.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2:3, और इसको 4.5 से करोगे तो इसको भी 4.5 से ही डिवाइड कर लेना, या फिर सॉल्व करके कर सकते हो, लाइक 4 बाई स्टार इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 13.5, तो स्टार इंटू 9, 13.5 इंटू 4, तो स्टार इक्वल टू 13.5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई, सॉरी 13.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, 13.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 6 आ गया स्टार का वैल्यू। तो सॉल्व करके भी हम लोग कर सकते हैं। और हाँ, और एक तरीके से भी किया जा सकता है, 13.5 की जगह 9:13 एंड 1/2 को ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, 13 इंटू 2 26 प्लस 1 27/2। अब इसमें क्या होगा, तुम लोग को इसको बेस बराबर करना पड़ेगा, ये टाइम ज्यादा लगेगा। कैसे? इसका एलसीएम करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो कैसे करोगे? 9 इंटू 2 और 27/2 इंटू 2, मतलब एलसीएम का यूज करोगे तो 18:27 आ जाएगा इधर। ठीक है, अगर इधर 18:27 है तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? अगर हम लोग 3 से सॉल्व करते हैं, 9 से करते हैं, 9 2 18, 9 3 27, मतलब 2:3, इसका वैल्यू 2:3 आ गया, तो इधर भी किसी भी तरीके से 2:3 लाना पड़ेगा। वैसे करके भी सोचा जा सकता है। तो फिर अगर 4 के लिए 2 हो रहा है तो यहाँ पर 6 होने पे 3 होगा,
ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हो। 13 एंड 1/2 को इस तरीके से फ्रैक्शन, मतलब उसको पॉइंट में नहीं लाके इसको फ्रैक्शन में ही रख दिया, ठीक है। फ्रैक्शन में रख के भी तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। देखो हम तो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन बात ये है कि एग्जाम में तुम लोग को जैसा दिमाग में आएगा ना, तुम लोग वैसे ही करना स्टार्ट कर दोगे। मतलब इतना रटना तो नहीं होता है ना कि हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन कोशिश करो जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करो जितना ऑप्शन से हो पाए, ठीक है। और अगर लगता है कि हाँ कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधा इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो कि स्टार 4/* इस तरीके से 4/* यहाँ पर जैसे कि 13.5, इससे क्या है, ये सेफ है, ठीक है। मतलब इससे तुम लोग का आंसर आ ही जाएगा, आएगा ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आसान सा डिजिट्स होता है तो ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं, लेकिन अगर ये 13.5 वगैरह किसी को कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है तो फिर तुम लोग ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन से तुम लोग आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन ए आ जाएगा। अच्छा, फिर 25 में क्या बोला है, बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शन। आज ही क्या था स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन, आज जो क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया उसमें मीन प्रोपोर्शनल ही था। मीन प्रोपोर्शन होता है b = √AC। अच्छा, किसके बीच में वैल्यू निकालने बोला है मीन प्रोपोर्शन, 1.4 और 5.6। तो 1.4 5.6 देखते हैं कितना होगा। 78.4 और इसका रूट कर लेंगे 8.85। 1.4 into 5.6 7.84 2.8। अच्छा, कुछ गलत लिखा था शायद मैंने, 2.8 आ रहा है बी का वैल्यू, मतलब 2.8 ग्राम। अगर ये ग्राम में है तो आंसर भी हमें ग्राम में ही देना पड़ेगा। मतलब ये हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर अगर ग्राम लिखा हुआ है और मान लो ये नन ऑफ दिस के जगह ऐसा ऑप्शन रहा 2.8 और तुम लोग इसको टिक कर दिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है हम लोग का ग्राम इंटू ग्राम, तो ये इसमें तो हमारा यूनिट फ्री नहीं हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का ग्राम में आंसर आएगा। तो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, मतलब जो वैल्यू है बी का वो आ रहा है 2.8 ग्राम, ठीक है। तो 25 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर इन दोनों में चूज करना है तो हमें ये नहीं चूज करना है, ये चूज करना है, ठीक है, 2.8 ग्राम। और एक चीज भी बताते हैं, तुम लोगों ने तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया है, वहां पर जो जियोमेट्रिक मीन तुम लोगों ने सुना है ना, जियोमेट्रिक मीन अगर देखो तो ये जियोमेट्रिक मीन ही है, इसीलिए से मीन प्रोपोर्शनल ही बोला जाता है। जियोमेट्रिक मीन में हम लोगों ने क्या सीखा था स्टैटिस्टिक्स में, जितने भी सारे ऑब्जर्वेशन है x2 x3 डॉट डॉट करके xn तक, वो सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, टू दी पावर 1/n करना है। क्या यहाँ भी वही हो रहा है? हाँ देखो, दो ऑब्जर्वेशन है 1.4 और 5.6, टू दी पावर हाफ, ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन है और इसका वैल्यू भी 2.8 आएगा। बेसिकली मीन प्रोपोर्शन मतलब जियोमेट्रिक मीन ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमेशा पावर हमेशा दो ही ऑब्जर्वेशन पे होगा, ये समझो, दो ही ऑब्जर्वेशन पे होगा, क्योंकि चार डेटा से ही हम लोग प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ देखो क्या दिया है 26 में, a/4 b/5 c/9 दे दिया, ये पूछा है, इसको भी k मान के करेंगे, ठीक है। a/4 b/5 = c/9 इक्वल k। तो a/4 = k, a = 4k, b/5 = k, b = 5k, c/9 = k, c = 9k। वैल्यू क्या पूछ रहा है, a + b + c डिवाइडेड बाई c, a + b + c डिवाइडेड बाई c। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4k 5k 9k, 4k 5k 9k और नीचे भी 9k। तो 4 + 5 9, 9 + 9 18k डिवाइडेड बाई 9k यानी 2। तो देखते हैं आंसर 2, हाँ है ऑप्शन बी, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन अगर देखो ना, हम लोग का इलास्ट्रेशन जो था, एग्जांपल्स जो था वहां पर भी था। इसको और एक तरीके से भी किया जा सकता है, कैसे, जैसे कि ये एडेंडो मेथड हमें बता रहा है। एडेंडो मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था कि रेशियोज अगर ऐसे इक्वल इक्वल दिए हुए हैं तो हमें अगर एडेंडो करना है तो हर एक रेशियो इक्विवेलेंट टू हो जाएगा एडिशन ऑफ द फर्स्ट टर्म। मतलब ये
फिर ये एडिशन ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ नेक्स्ट रेशियो एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द नेक्स्ट रेशियो, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशियो डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म ऑफ द ऑल रेशियोज। तो ये हो गया 4 5 9, ठीक है। अब ये जो है हर एक रेशियो के साथ इक्वल होगा, वही लिखवाया था, ईच रेशियो इक्वल टू, कोई भी रेशियो ले लो। तो कौन सा रेशियो लेना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर डिवाइडेड बाय सी बोला है, तो हम लोग यहाँ पर सी बाय 9 ले सकते हैं। सी बाय 9 इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ से बोल सकते हैं सी बाय 9 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अब ये 9 से इसे सिंप्लीफाई करो, 2 हो गया। तो c बाई 1 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हम लोग को कैसे प्रेजेंट करना है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी करना है। चलो वो भी हो जाएगा, कैसे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2c इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। मैंने यहाँ बहुत सारा स्टेप्स किया, तुम लोग चाहो तो स्टेप्स अवॉइड कर सकते हो, ये तुम लोग के लिए मैंने किया है ताकि डिटेल्स में समझ में आए। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड इक्वल टू 2, इसमें भी ऑप्शन डी आएगा। अब ये करने के लिए हमें प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है। कल भी मैंने बोला था सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, शायद वैल्यूज अलग थी या फिर एक ही जैसा है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अब तुम लोग ये के मान के भी कर सकते हो, इसमें जो है कुछ प्रॉपर्टी याद उतना नहीं रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का स्ट्रेस उतना नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी यूज करके करोगे तो प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। वैसे प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, क्योंकि जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस देखे थे ना, ये देखो एडिंडो है इन्वर्टेंडो है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी का लेकिन हमारा जो है याद होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग आंसर नहीं दे पाए। अच्छा, फिर इसके बाद 27, two numbers are in the ratio 3:4 if 6 be subtracted each of the term of the ratio। अच्छा, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, दो वैल्यूज दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, अगर 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ईच टर्म ऑफ द रेशियो, दोनों रेशियो से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6, देन द न्यू रेशियो विल बी 4:5, देन द नंबर्स आर। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो कल भी हम लोगों ने सेम ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो हम लोगों ने रेशियो से ही माइनस कर दिया, बट यहाँ पर अगर रेशियो से माइनस करेंगे तो देखो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये भी हम लोग का नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब ये ना थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे ये देखो यहाँ पर होना चाहिए कि 6 भी एडेड बोला है, अच्छा मुझे लगा लैंग्वेज गलत है, एडेड बोला है, ठीक है। तो 3 + 6 और 4 + 6 कर लेते हैं, तो ये हो गया 6 + 3 कितना हो गया, 6 7 8 9, और 4 + 6 कितना हो गया, 10 हो गया। न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, बोल रहा है 4:5 होना चाहिए। अच्छा रुको एक सेकेंड, फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है। Two numbers are in the ratio 3:4. If 6 be added to each terms of the ratio, then the new ratio will be 4:5. Then the numbers are। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो सबसे आसान तरीका, नंबर्स बोल रहा है 14 और 20, क्या ये सही बात है, 14 और 20 वो नंबर होगा कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका रेशियो बनाते हैं। तो रेशियो में कितना हो जाएगा, रेशियो हो गया, अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं 7 और ये 10 हो जाएगा, तो फिर ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं। अच्छा, इसका रेशियो 17:19 का रेशियो क्या 3:4 होगा, नहीं। 18:24 का रेशियो देखते हैं, अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 18 और 3 8 24, 2 3 6, 2 4 8, 3:4 हो गया। ये देखो इसका मतलब ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि नंबर्स के रेशियोस 3:4 है, तो ये देखो 3:4 हो गया नंबर्स का रेशियो, ठीक है। अब इफ 6 भी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, अगर हम लोग रेशियो के हर एक टर्म में 6 को ऐड कर लेते हैं तो न्यू रेशियो बन जाएगा 4:5। तो मुझे लगता है ना ये नंबर में ऐड होना चाहिए, ये थोड़ा सा लैंग्वेज देखते हैं। अगर 24 अगर हम नंबर में ऐड करते हैं, 18 में 6 ऐड करते हैं एज वेल एज 24 में हम 6 ऐड करते हैं, तो ये 30 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसे 3 से डिवाइड करते हैं 8 और ये 10, हाँ ये देखो यहाँ पर एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो नहीं, ईच टर्म ऑफ द नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर रेशियो हो रहा है ना तो उससे हमारा देखो रेशियो में ऐड करने का मतलब हो जाएगा 3 और 4 में ऐड करना, 3 और 4 में अगर ऐड करते हैं तो ये 9 हो जा रहा है, ये 10 हो जा रहा है, 9:,
6 7 8 9, हाँ सही तो ऐड कर रहे हैं, 9 हो जा रहा है, इससे आंसर नहीं आ रहा है। एक्चुअली नंबर में ऐड होने से ये बनेगा, तो ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। कल भी हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, वहां बोला था रेशियो, तो हम लोगों ने रेशियो को ही वहां डिडक्ट किया था 4 से, मुझे जितना याद आ रहा है, तो उसमें भी आंसर आ गया था। लेकिन बेटर तरीका है, तुम लोग ऑप्शन से देख सकते हो कि दोनों नंबर्स का रेशियो 3:4 है, तो ये नंबर्स है, तो जिस नंबर का रेशियो 3:4 होगा उस पे चेक कर लो। और भी जो है तसल्ली के लिए तुम लोग इसमें 6 ऐड करके देखो, फिर रेशियो बना के देखो, 4:5 आ ही जा रहा है, तो 27 का आंसर हम लोग का हो जाएगा। 27 का आंसर हम लोग का हो गया, इसका मतलब 18 एंड 24, मतलब ऑप्शन सी। तो 18:24 से हम लोग का बन रहा है यहाँ पर, 18:24 से हम लोग का हो जाएगा, ये कितने से, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 18, 6 4 24, और 18 में 6 ऐड कर लेते हैं, तो इससे कंफर्म हो गया यही वाला है। और अगर फिर भी और कंफर्म करना चाहते हैं तो नंबर्स में रेशियोज को ऐड करेंगे, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4:5 हमें दे। तो 27 का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो गया। अच्छा, और सॉल्व करके अगर करना चाहो वो भी हो सकता है। देखो अगर रेशियोज बोल रहा है हम लोग का, दो नंबर का है 3 और 4, तो नंबर्स है 3x और 4x, ठीक है। फिर बोला है अगर इस नंबर में 6 ऐड करेंगे, तो 3x में 6 ऐड कर लेंगे, 4x में 6 ऐड कर लेंगे, तो जो न्यू रेशियो है वो बन जाएगा, बोल रहा है 4/5। ऐसे करके भी किया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा टाइम लगेगा। 15x + 30, 16x + 24, अब इसको इधर कर लो -x, ये इधर चला जाएगा -6, तो x का वैल्यू 6 हो गया, तो 3 × 6 4 × 6, मतलब नंबर 18 और 24, यानी ऑप्शन सी। ऐसे भी किया जा सकता है, अगर किसी को सॉल्व करना आता है जल्दी तो वो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऑप्शन से तो हो ही जाएगा। अच्छा, फिर देखो 29 में क्या बोला है, 29 में बोला है इफ a/4 = b/5, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है। a/4 = b/5 बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। a+4/a-4, b-5, b+5। अच्छा, ये देख के लग रहा है कि ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। अब कंफर्म कैसे करेंगे कौन सा सही है। अगर ये दो रेशियो का हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना चाहते हैं, कॉम्पोनेंटो का मतलब क्या था, रेशियो ऐसा है, ठीक है, रेशियो ऐसा है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मतलब पहले a/4 लिखो कॉम्पोनेंटो के लिए, और b/5 कल ही मैंने सिखाया, और यहाँ पर ये नीचे का वैल्यू ऐड, यहाँ पर ये नीचे का वैल्यू ऐड, ठीक है। तो ये कॉम्पोनेंटो में a+4 b+5 ऊपर जाएगा, और अगर इसका हम लोग डिविडेंडो करते हैं, ठीक है, तो डिविडेंडो करने से क्या होगा, वही a/4 लिखेंगे, ये 4 यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये b/5 लिखेंगे, और 5 या माइनस हो जाएगा। ये कॉम्पोनेंटो लिख दिया, ये डिविडेंडो लिख दिया। कल देखो हम लोगों ने सेम किया था, शायद वहां पर a4 नहीं था, तो क्या हुआ, कुछ और रहा होगा। ये देखो कॉम्पोनेंटो, ठीक है, ऐसे सिखाया था, dd एट b और d यहाँ पर लेस हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो गया कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इंडिविजुअली, अब दोनों को अगर एक साथ करेंगे तो कॉम्पोनेंटो बाई डिविडेंडो, मतलब ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये, तो a+4 डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, नीचे a-4, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। कल देखो मैंने पूरा प्रूफ तुम लोग को यहाँ पर करके दिखाया हुआ है कि कैसे करके ये बन रहा है, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी होगा। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा a+4 बाई a-4, और यहाँ पर हो जाएगा b+5 डिवाइडेड बाई b-5। अब देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है, +a+4 और नीचे a-4, ऊपर b+5 होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। a+4 a-4 b+5 b-5, ये सही है, यानी 28 का आंसर हम लोग का बी होना चाहिए, ठीक है। और ये भी गलत है, ऊपर a-4 है, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो हमें प्रॉपर्टी से याद रखना पड़ेगा। 28 का आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किस रेस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो।
अच्छा, क्या इसको हम लोग अगर भूल जाते हैं प्रॉपर्टीज तो क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। ये देखो a/4 इक्वल टू b/5, इसको k मान लो, लेकिन जो है टाइम लगेगा, ठीक है। तो a/4 इक्वल टू k, तो a इक्वल टू 4k, और b/5 इक्वल टू k, तो b इक्वल टू 5k, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो, पुट करने से देखो किसमें सिमिलरिटीज आ रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। जैसे देखो अगर यहाँ पुट करते हैं, हम एक बार दिखा देते हैं, बाई चांस अगर एग्जाम में ऐसा आ गया, टाइम बच रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है कैसे, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो कैसे करोगे? a के जगह लिखो 4k प्लस 4 जैसा है, फिर a के जगह 4k माइनस 4, b के जगह हम लोग लिखेंगे 5k माइनस 5, और यहाँ पर लिखेंगे 5k माइनस प्लस 5, ठीक है। अब ये अगर हम लोग कॉमन लेते हैं 4, तो ये k प्लस 1, यहाँ पर 4 कॉमन लेने से k माइनस 1, यहाँ पर 5 कॉमन लेने से k माइनस 1, यहाँ 5 कॉमन लेने से k प्लस 1, तो ये तो इक्वल 1 ही, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर माइनस और प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या बी में ये काम करेगा? देखते हैं, बी में करना तो चाहिए, चेक करते हैं। तो a का मतलब 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4k माइनस 4, b का मतलब 5k प्लस 5, b का मतलब 5k माइनस 5। अब 4 कॉमन ले लो तो k प्लस 1, और 4 कॉमन लेने से k माइनस 1, कैंसिल आउट। अच्छा, अब यहाँ से 5 कॉमन ले लो, k प्लस 1, फिर यहाँ से 5 कॉमन ले लो, k माइनस 1, 5 5 कैंसिल, देखो इक्वल हो रहा है, k प्लस 1 k माइनस 1, k प्लस 1 k माइनस 1। तो बिना प्रॉपर्टी याद किए तुम लोग इस तरीके से कर सकते हो। तो दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो फिर ये बी ऑप्शन ही सही है। इस पे पुट करोगे तो नहीं आएगा, अब तो समझ ही गए होगे, इधर माइनस इधर प्लस है तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। बाकी अगर प्रॉपर्टीज से देखे तो ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हो। अगर प्रॉपर्टी भूल जाते हो तो के से भी करके आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिना करके ही आना पड़ेगा। अच्छा चलो 29 में बोला है a/b 4/1, ठीक है, a:b 4:1। उसके बाद बोल रहा है रूट ओवर ऑफ a/b और रूट ओवर ऑफ b/a प्लस है, a/b प्लस रूट ओवर ऑफ b/a। अच्छा, तो a/b ये तो हमें दिख रहा है 4/1 है, पुट कर लेते हैं, ये हो गया 4/1, रूट है तो रूट लिख लेंगे, प्लस फिर रूट ओवर ऑफ b/a। तो b/a क्या होगा? b/a जस्ट इसको इनवर्स कर दो, a/b अगर 4/1 है तो b/a क्या हो जाएगा? 1/4, तो यहाँ 1/4 लिख दो, ठीक है। अच्छा, रूट ओवर ऑफ 4/1 मतलब 2 हो गया, अगर हम लोग रूट हटाते हैं तो रूट 4 का 2 होता है, रूट 1 का 1 होता है, 1/4 मतलब 1/2, ठीक है। अब ये हो गया 2.5 हो जाएगा, हाफ मतलब तो 0.5 ही होता है, हाँ, और प्लस 2 2.5 हो गया। तो 29 का आंसर हम लोग का 2.5, यानी कि ये 5/2 पे चेक करते हैं 2.5 होता है कि नहीं। हाँ, ये 5/2 होगा, 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 5/2 अगर तुम लोग इसको एलसीएम कर दोगे तो तुम लोग का भी आ जाएगा 5/2, ठीक है। या फिर ऐसे भी कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, तो 5/2 2.5 एक ही बात है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, फिर 30 वाला देखो क्या बोल रहा है। 30 वाले में बोला है कि इफ x डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए, वाई डिवाइडेड बाई सी प्लस ए माइनस बी, जेड डिवाइडेड बाई, तो ये क्या है? अब इसका ना एक ही सोल्यूशन है जो कि टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, इसका कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है कि हम लोग वैसे कर लें। तो हम लोग इसको k मान के करेंगे, ये सारे वैल्यूज दिए हुए, हम लोग ये सारे वैल्यूज को k मानेंगे, फिर वहां से x y और z का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको यहाँ पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। आसान है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर होता तो हम बता देते। यहाँ पर हो जाएगा x डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस है, हम पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, इक्वल टू y डिवाइडेड बाई सी प्लस ए माइनस बी, इक्वल टू z डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस सी, इक्वल टू k। तो x डिवाइडेड बाई b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू k, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, फिर y डिवाइडेड बाई c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू k, तो y इक्वल टू k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, फिर z बाई ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू k, तो z इक्वल टू k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
बी के बी सी के। अब प्रॉब्लम यही है कि हमें इतने सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है। के सी के ए के बी के ए के बी के सी। अब वैल्यूज लिखते हैं, b माइनस सी इंटू एक्स, ये सब इस पे हमें पुट करके फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा। c माइनस ए वाई प्लस a माइनस बी जेड, ये वैल्यू कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो b माइनस सी इंटू एक्स का मतलब है b के c के a के, बस देख देख के ध्यान से लिखना है। फिर है c माइनस ए और y का वैल्यू है के सी के ए के बी। फिर z के यहां पर लिखेंगे a माइनस बी के ए के बी के सी। अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, पहले b के साथ ये वैल्यू, फिर ये वाला वैल्यू, फिर ये वाला वैल्यू, फिर c के साथ ये और ये वाला। सेम प्रोसेस सभी में अप्लाई होगा। ठीक है, हम एक एक करके दिखा देते हैं। देखो सबसे पहले ये b इंटू बी के, तो बी स्क्वायर के पहले हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस ही लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर के। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो b इंटू सी के, तो बी सी के, ये हो जाएगा बी सी के। अच्छा, इसके बाद बी ए के माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी ए के, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ b के आगे तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। फिर माइनस सी इंटू बी के मतलब माइनस बी सी के, माइनस बी सी के। अच्छा, फिर माइनस सी इंटू प्लस सी के मतलब माइनस सी स्क्वायर के, तो ये हो गया माइनस सी स्क्वायर के। अच्छा, फिर माइनस सी इंटू माइनस ए के मतलब माइनस माइनस में प्लस ए सी के। अब आगे पीछे लिखने के टाइम अगर वैल्यूज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो कोई ए सी के लिखो तो भी, जो के सी ए लिखो तो भी वही होता है, अलग तो कुछ मीनिंग होता नहीं है। तो हम लोग जैसे भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस, ठीक है, यहाँ ऐसे ब्रैकेट दे देते, फिर प्लस। नेक्स्ट वैल्यू है हम लोग का सी के सी स्क्वायर, के सी स्क्वायर। अच्छा, फिर सी के ए सी प्लस के ए सी होगा, तो प्लस के ए सी। अच्छा, फिर उसके बाद माइनस के बी सी, माइनस के बी सी। अच्छा, इसके बाद ये वाला माइनस ए के सी, माइनस ए के सी। अच्छा, माइनस प्लस माइनस में माइनस ए स्क्वायर के, माइनस ए स्क्वायर के। अच्छा, फिर उसके बाद माइनस माइनस में प्लस ए के बी, ए के बी। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मैंने उस पेज में लिख दिया, वही गलती कर दिया ऐसे करके। ए के ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के ए बी, के ए स्क्वायर के ए बी, के ए बी और ए के सी माइनस ए के सी, माइनस ए के सी। अच्छा, ये तीन लिख लिया और बचा हुआ माइनस बी ए के, माइनस बी ए के माइनस बी स्क्वायर के, बी स्क्वायर के और प्लस बी के सी, माइनस माइनस में प्लस बी के सी। अच्छा, अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे चीज कैंसिल आउट हो रहे हैं, लाइक बी सी के ये कैंसिल आउट हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये लिखते हैं बी स्क्वायर के माइनस
बी ए के माइनस सी स्क्वायर के प्लस ए सी के प्लस, अब यहां पर देखते क्या कैंसिल आउट होगा, के बी सी ए के बी ए के सी, ये देखो के ए सी, ठीक है, आगे पीछे लिखा हुआ है, जस्ट थोड़ा सा अच्छे से देखना है हमें। माइनस के बी सी माइनस ए स्क्वायर के प्लस ए के बी, फिर प्लस के ए स्क्वायर के ए बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए के सी प्लस प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर के और प्लस बी के सी। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। बी ए सी के बी सी, ये देखो ए बी ए के और ये भी है बी ए के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पर के ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर के और ए स्क्वायर के, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद बी के सी ए, हाँ बोलो, एसी के, हाँ ए सी के, हाँ, और बी स्क्वायर के, ये भी कटेगा, बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर के कट गया, ये बच कैसे गया, जीरो होना चाहिए, पता नहीं क्या गलत हो गया, ओ बचा वो नहीं भी है कट तो, रहा है मेरे, वो भी हाँ कट। हाँ, के सी स्क्वायर जीरो, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जीरो हो गया। तो ये इतना टाइम तो नहीं लगेगा जितना भी लगा मुझे, क्योंकि हम बार बार पेज चेंज कर रहे हैं ना, तो मुझे टाइम लग रहा है, गलती हो गया कि हम इधर लिख लिए, इसको अगर हम यहाँ पर लिखते तो इससे जल्दी हो जाता। तो ये हम लोग का जीरो आएगा, ऑप्शन बी। तो ये प्रोपोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आ रहा है इंडिसेस, ठीक है। इंडिसेस का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं। इंडिसेस में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं। इंडिसेस में देखो क्या लिखा है, वी आर अवेयर ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नाउ वी टेक अप सर्टेन हायर ऑर्डर ऑपरेशन विद पावर्स एंड रूट्स अंडर द रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इंडिसेस। एक्चुअली देखो, जब हम लोग किसी चीज को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया 4+4+, अगर हम लोग मल्टीपल टाइम डेटा को ऐड करें, उसके जगह हम लोग उसको अवॉइड करके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जैसे 5×4। यही चीज तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी के साथ करते थे ना, कि अगर हमें एक ही डेटा 10 बार हुआ है, 12 बार ऑकर हुआ है, तो उसी डेटा को बार बार 10 बार अगर हम लोग 2 लिखेंगे, उससे बेटर है कि 10×2 लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग का मल्टीपल टाइम्स अगर हम लोग एडिशन लिख रहे हैं, लाइक 4+4, ऐसे नहीं लिख के हम लोग 4×3 अगर कर देंगे तो एक ही बात है, 3×4, इसका मतलब क्या होता है, 3×4, ठीक है। अब टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 गुना हो गया ना, तो यहाँ पर आंसर 12 आएगा, इसको भी करोगे तो 12 आएगा। अब सिर्फ नंबर के लिए नहीं होता है, अगर हम लोग किसी एल्जेब्रिक डिजिट्स को भी ले लेते हैं तो भी सेम होगा। अब ये देखो, ये ऐड करने से वैसे तो 3a आता है, ठीक है, वैसे भी 3a ही आएगा, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो इसे 3a ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके जगह ये 4×3 के जगह हम लोग ऐसे 2 दी पावर में भी तो लिख सकते हैं कि 4 का क्यूब, नहीं इसमें शायद आंसर गलत आ जाएगा क्या, 4 का क्यूब, हाँ ये 12 होगा, हाँ ये 4 का क्यूब नहीं होगा, ये 4×3 है। 4 का क्यूब कब होगा, अगर 4×4×4 है तो हम लोग लिखेंगे 4 का क्यूब, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 4×पावर, इसे बोलते हैं पावर, 4×3 ऐसे रीड करते हैं हम लोग, ये तो हमें पता है 4×3। ये जो पावर है ना, इसे इसी को बोला जाता है, ये हमारा क्या है, ये इंडेक्स है, ठीक है, ये इंडेक्स है, ये हमें बता रहा है कि 4 का पावर क्या है, 4 का पावर है 3। तो अगर हमारा मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीपल टाइम एक ही डेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो एडिशन के लिए। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग उसे 2 दी पावर में बोल सकते हैं, जैसे ए भी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे प्लस तो मैंने बताया, ए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग उसे a⁴ लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, a⁴, ठीक है। तो इसे
बोलते हैं इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है जहां पर हम लोग टू दी पावर में कुछ लिखते हैं, टू दी पावर बोल के कुछ लिखते हैं, ये टू दी पावर है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही बोला है कि नॉर्मली तो हम लोगों ने क्या क्या ऑपरेशंस देखा है, एडिशन देखा है, मल्टीप्लीकेशन देखा है। नाउ we take up certain higher order operation with powers and root, under root, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके बाद बोल रहा है कि इंडेक्स या पावर को क्या बोला जाता है। जब हम लोग ये देखो, इट मे बी नोटिस्ड दैट It may be noticed that in first case 4 is multiplied 5 times, मतलब इन्होंने जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग बोला है, और a is multiplied 5 times। यहाँ पर इन्होंने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से बोल रहा है कि 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 5 a जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। हम लोग बोलेंगे 4 3 टाइम्स और यहाँ पर a 3 टाइम्स। ठीक है, in all such cases a factor which multiplies is called base। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे बेस, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड पावर और इंडेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है जितना टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है पावर और इंडेक्स बोला जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है? ये है पावर, या फिर इसे क्या बोलेंगे? इंडेक्स। जितने बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाता है। और 4 एंड a आर कॉल्ड बेस्ड, ये जो है इसे बेस बोला जाता है, इसे बेस बोला जाता है। ये चीज तुम लोग का जो है लॉगरिथम में भी काम आएगा। ठीक है, लॉगरिथम में फिर हम लोग इसका देखो ड्रॉबैक क्या हो रहा था कि हम लोग 4 को कितना बार लिखे, अगर 10 टाइम्स लिखे उसके जगह हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, क्यों ना 4 into 10 लिखा जाए। ठीक है, अब 4 को अगर हम लोग 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहते क्यों ना उससे बेटर है 4 टू दी पावर हम लोग 10 लिख दे। ठीक है, अब इसके बाद ये ड्रॉबैक क्या था कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, इसमें टाइम कम हो जाएगा। लॉगरिथम में हम लोग सीखेंगे कि इससे भी बेटर क्या ऑप्शन है जब पावर इतना ज्यादा हो, लाइक मान लो इसके ऊपर पावर है हम लोग का 2139 ऐसे, तो वो तो कैलकुलेटर भी फेलियर हो जाएगा कि 4 टू दी पावर 2139 कैसे निकालेंगे। तब आता है लॉग का कंसेप्ट। इसीलिए ये टॉपिक जो है हमारा एक ही साथ दिया हुआ रहता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम। ठीक है, तो हम वही बता रहे कि इंडिसेस में तो हम लोग ये सीखेंगे कि पावर का कैलकुलेशन वगैरह कैसे होता है, क्योंकि पावर यूज करने पे हमारा टाइम बच जाएगा। और इंडिसेस में हम लोग सीखेंगे कि अगर पावर ऐसा है जो कैलकुलेटिव नहीं है, या फिर जैसे माइनस में भी अगर है तो उसको हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां पर लॉग में हम लोग ये वाला पॉइंट सीखेंगे। तो जो भी हो, यहाँ हमें ये पॉइंट बोल रहा है कि ये पावर है, ये इंडेक्स, और इसे इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है। तो हम एक काम करते हैं, हम तुम लोग को फॉर्मूला जो है वो लिखवा देते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फॉर्मूला भी समझाएंगे, नहीं जस्ट लिखवा दे रहे हैं, तुम लोग नोट डाउन कर लो। तो जैसे a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है, तो हम लोग का फॉर्मूला बनेगा a टू दी पावर m प्लस n। समझा भी देते हैं एक एक करके। देखो इसमें क्या है, a टू दी पावर m, a टू दी पावर n, ये a टू दी पावर m प्लस 1 n होगा। कैसे, लॉजिकली सोच के देखो, 2 टू दी पावर 3 है और 2 टू दी पावर मान लो यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? दो तरीका है, या तो तुम लोग 2 टू दी पावर 3 8 कर लो और 2 टू दी पावर 2 4 कर लो, 4 into 8 32 हो गया। या फिर दूसरा ऑप्शन है, क्या है इसका मतलब 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 2, मतलब टोटल 5 टाइम्स 2, तो ऐड कर दिया। ठीक है, a m टाइम्स a n टाइम्स, तो a टोटल m प्लस n टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 5 का मतलब भी 32 होता है। बट ये फॉर्मूले का यूज इसीलिए करना है क्योंकि हमें डिजिट्स का क्वेश्चन दे ऐसा जरूरी नहीं, हमें अलजेब्रिक फॉर्म का भी क्वेश्चन दे सकता है, तब हमें इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर अगर हम लोग का ये बेस हो गया, बेस अगर इक्वल है और पावर अलग अलग है तो हम लोग का पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और लॉजिक भी मैंने बता दिया। और अगर हम लोग का डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा a टू दी पावर n माइनस n। अब इसका लॉजिक भी समझाते हैं, लाइक 2 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 2 है। अब इसको तुम लोग कैसे कर सकते हो, 8 और यहाँ 4 लिख दिया, आंसर 2 आ गया, ऐसे कर सकते हो। या फिर दूसरा हम लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं, ऊपर 3 बार 2 है, नीचे 2 बार 2 है, तो अगर यहाँ पर 3 बार 2 है और यहाँ पर 2 बार 2 है, तो इसको सॉल्व करने से तो एक ही बार 2 बचेगा। ठीक है, तो ये कैसे आया, तो 3 2 और 2 2 माइनस कर दिया बेसिकली, ऐसे ये देखो ऐसे कर सकते हैं ना।
2 टू दी पावर 3 माइनस 2 यानी 2 टू दी पावर 1 यानी 2 हो गया, क्योंकि डिवाइड करने से 2 कम हो जाएगा। डिवाइड करने पे जहां ज्यादा 2 है उसके साथ नीचे का 2 एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो सिमिलर डेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल एक ही वैल्यू बच रहा है, तो m माइनस n होगा। ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। अच्छा, थर्ड में देखो, अगर a टू दी पावर m होल टू दी पावर n है तो ये a टू दी पावर m इंटू n होगा। इसका भी लॉजिक देखो, जैसे मान लो 2 टू दी पावर 3 है, 2 दी पावर 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो, पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर के डेटा को सॉल्व करते हैं, तो 2 टू दी पावर 3 मतलब कितना, 8, 8 का स्क्वायर मतलब कितना, 64। अब ये कैसे रीड करेंगे? इसका मतलब क्या है कि 3 टाइम्स 2 है। देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब 3 टाइम्स 2 है और ये 2 बार है, मतलब ये 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स है। 3 टाइम्स 2 खुद में 2 टाइम्स है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 2 8, 2 2 2 8 यानी 64 हो गया। ठीक है, तो इतना सब झमेला में जाने का क्या जरूरत है? इसीलिए तो हमें बोला गया है कि अगर पावर के अंदर और बाहर हमारा सॉरी ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। मतलब बेसिकली 6 टाइम्स ही तो 2 हो गया। ये देखो, ये ऐसे करके 3 बार और ये ऐसे करके 3 बार। ठीक है, तो 6 टाइम्स 2 हो गया। तो इसीलिए लॉजिकली ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है, तो 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर फोर्थ नंबर, अगर हम लोग के पावर में ऐसे माइनस दिया हुआ है तो उसे कैसे ट्रीट करना है, 1 बाई ए टू दी पावर m करके। जैसे अगर 2 टू दी पावर -5 है, ये कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं होगा, -5 सॉल्व नहीं होता है, 2 टू दी पावर 5 जरूर सॉल्व होता है। तो इसका वैल्यू कैसे लिखना है, 1 बाई 2 टू दी पावर 5, क्योंकि यहाँ 2 का मतलब a हो गया और m का मतलब 5 हो गया। तो 1 बाई ए टू दी पावर m, 1 बाई 2 टू दी पावर 5। इसे कैसे याद रखोगे, -5 कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होगा, तो पावर में हमें +5 लाना पड़ेगा। तो जैसे ही 1 बाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर फिफ्थ नंबर लिखते हैं, nth रूट ऑफ a। अगर ऐसा है तो a टू दी पावर 1 बाई n, ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स वगैरह में भी देख चुके हैं। जैसे मान लो 4 टू दी पावर, यहाँ पर मान लो 2 है। ठीक है, वैसे 2 लिखने का जरूरत नहीं होता है, वो भी देखो। अगर हम लोग का सिर्फ रूट 4 है तो इसका मतलब भी जो है 2th रूट ऑफ 4 है तो भी सेम बात है, 2th रूट लिखा नहीं जाता है, 2th रूट को लिखा नहीं जाता है। 2 के अलावा अगर कुछ और रूट होता है लाइक 3 4 5 तो वो लिखा जाता है, मतलब कुछ चीज इंप्लाइड होता है ना। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 1a, तो 1a लिखने का जरूरत नहीं है ना। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं a प्लस b, इसका मतलब ही 1a प्लस 1b हुआ। ठीक है, हमें यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। वैसे ही अगर रूट है तो वो सेकेंड रूट ही बता रहा है। अब ये कैसे हो जाएगा, 4 टू दी पावर 1 बाई 2। अब देखो 4 का मतलब 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1 बाई 2। अभी अभी सीखा कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर रहने से वो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू हाफ, तो ये हो गया 2। और हमें पता है कि 4 का रूट अगर करते हैं तो वो हमें 2 ही देगा। ये देखो कैलकुलेटर पे 2 देता है, तुम लोग को पता भी है 4 का पावर रूट करने पे 2 आएगा। तो ये जो भी रूट रहेगा इसे nth रूट बोलेंगे, nth रूट। इसे कैसे पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a, ऐसे रीड करना है। ठीक है, तो a टू दी पावर 1 बाई n हो जाएगा। अच्छा, और क्या फॉर्मूला हो सकता है, और हम लोग का ऐसा हो जाएगा कि a टू दी पावर m इंटू अगर b टू दी पावर m है। ठीक है, मतलब बेस अलग अलग है, पावर एक जैसा है, तो a बाई बी टू दी पावर m हो जाएगा। ये भी तुम लोग को पता है, लाइक 2 टू दी पावर 3 और यहाँ पर 4 टू दी पावर 4 टू दी पावर 3। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 टू दी पावर 3। इसका मतलब हो गया 2 भी 3 टाइम्स, 4 भी 3 टाइम्स। ठीक है, ये देखो ना, एक ही बात हो गया। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 8, और 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 64। 64 इंटू 8 कितना आ गया, 512। या फिर 4 इंटू 3 12 कर लो, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, सॉरी 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 512 आएगा। एक ही बात है, तो इसीलिए ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो, और ये हो गया 8 का 3 टाइम्स यानी 512 आएगा। तो ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी हो जाएगा, जैसे कि अगर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b टू दी पावर m है तो हम लोग बोल सकते हैं a बाई b होल टू दी पावर m। सेम तरीके से ये देखो 2 टू दी पावर 3 4 टू दी पावर 3 यानी 2 बाई 4 होल टू दी पावर 3। ठीक है, ये एक ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा
8 और ये हो गया 64 ऐसे। अच्छा, और नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग का ऐसे है कि a टू दी पावर m इक्वल टू है b टू दी पावर m, ये इंप्लाई कर रहा है कि a इक्वल टू b है। जैसे कि 2 टू दी पावर 3 है और 5 टू दी पावर 3 है, तो ये 2 जो है 3 टाइम्स है, 5 जो है वो 3 टाइम्स है। अगर ये, अच्छा ये दोनों तो इक्वल नहीं होगा, 2 टू दी पावर 8 मतलब, या फिर ऐसे करते हैं 4 टू दी पावर 2 और 16। ये कितना लिखे, 4 टू दी पावर 2 मतलब तो 8 हो गया, और नहीं इससे तो इक्वल नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसा कुछ लिखना चाहिए ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अगर हम लोग लिख देते हैं 2 टू दी पावर 8, अगर होता है 2 टू दी पावर 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 और 4 स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। 2 इंटू 2, 3, 4, 2 टू दी पावर 4 ऐसे लिखते हैं, मतलब 16, और नहीं तब भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या लिखे, 3 टू दी पावर 9 हो जाएगा, और 9 किसमें आएगा, 9 तो आना पॉसिबल नहीं। मुझे ऐसा कुछ डेटा लिखना चाहिए ताकि a टू दी पावर m और b टू दी पावर m दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। a मतलब हम यहाँ लिख लेते हैं 1 टू दी पावर 3, ये 1 हो जाएगा, 1 टू दी पावर 3 तो 1 हो जाएगा। इस पे कैसे समझाए, 3 टू दी पावर 3 27, और 27 तो किसी में नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर और 16 आ रहा है, 4 इंटू 4 16 आ रहा है। हाँ, और 2 टू दी पावर करेंगे तो हम लोग का तो ज्यादा लेना पड़ेगा पावर का वैल्यू यहाँ पर। मुझे अभी एग्जाम्पल ही याद नहीं आ रहा है, इसको कैसे लिखे ताकि ये दोनों हम लोग का इक्वल हो जाए, ऐसा कुछ हमें समझना पड़ेगा। अच्छा देखो, a टू दी पावर m और b टू दी पावर m, a इक्वल टू b इसीलिए हो रहा है क्योंकि पावर हटा देने से हम लोग का सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, पावर के वजह से a टू दी पावर m और b टू दी दोनों अगर पावर एक जैसा है तो हम लोग उससे बोल सकते हैं कि a इक्वल टू b है। अभी एग्जाम्पल अगर याद आ जाता है तो हम बताते हैं, या फिर ऐसा a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं m इक्वल टू n है, ये हम बताते हैं। देखो a टू दी पावर m मतलब 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू, अगर ये 4 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 4 टू दी पावर 1। ठीक है, ये देखो बराबर है, 2 टू दी पावर 2 मतलब 4, 4 टू दी पावर 1 मतलब भी 4, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इक्वल टू 1 है। ठीक है, मतलब इधर दो पावर का वैल्यू इधर एक पावर के साथ बराबर है क्योंकि ये 4 पे है। ठीक है, ये 4 पे है। अच्छा, ये दोनों ही मेरा a होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी ना मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, इसमें मेरा क्या होना चाहिए, a टू दी पावर m मतलब 2 टू दी पावर 3 8 हो गया, और 2 टू दी पावर कितना देने से 8 होगा, ये मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है। चलो कल बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि इसका क्या ऐसा एग्जाम्पल ले कि दोनों हमारा मैच हो जाए। शायद यहाँ मिल जाए। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आई थिंक। यहाँ पर नीचे ना फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया है, ये ऐसे दिया है a टू दी पावर x, ये इक्वल हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके तुम लोग कर सकते हो खुद से भी क्रिएट करके, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन इतना समझो कि अगर मेरा पावर इक्वल है तो बेस इक्वल मान लेंगे, और अगर हम लोग का बेस इक्वल है तो पावर को इक्वल मान लेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम्पल क्या होगा वो हम देखते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल अगर पता चले तो हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे दिखा भी नहीं कुछ कि यहाँ से हम दिखा दें। तो ये जो भी पॉइंट्स है कुछ मैंने बताया, थोड़ा सा इसे रिकॉल करो क्योंकि नया कुछ नहीं है। तुम लोग ऐसा क्वेश्चन जो है पहले भी करते हो, क्योंकि मैथ्स तो सभी ने कभी ना कभी किया ही है, एटलीस्ट 9 10 तक तो किया है। 11 12 में अगर किसी का रहा या नहीं रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छे से करना है, ये करने से ही हम लोग इंडिसेस कर पाएंगे, और इंडिसेस कर पाओगे तो ही लॉग कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट भी हम लोग मैथ्स का चैप्टर में ये लॉग तक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग मैथ्स ही करेंगे, स्टैट जो है उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।